फैमिली उस चीज़ को नहीं समझ पा रही कि फीमेल क्या फेस कर रही है। उसके एंगर्स लेवल हाई हो रहे हैं, अगर वो गुस्सा कर रही है किसी भी रीज़न से, या वो दुखी हो रही है, ये रोने लग रही है, तो फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। उनको लगा है शायद ये ऐसे ही कर रही है। तो इसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ, क्योंकि मेल को भी समझना पड़ेगा, पार्टनर को भी समझना पड़ेगा कि फीमेल इस फेज से गुजर रही है, तो उसको क्या स्ट्रेस लेवल्स है, वो क्या फील कर रही है, इग्नोर्ड फील कर रही है, बिकॉज वो अभी उतनी सुंदर नहीं दिख रही जो पहले थी, क्योंकि बॉडी सडन चेंज हुई है। Namaskar. Welcome to Golden Nuggets, a space for real, heartfelt conversations that go beyond the surface. Today, we are diving deep into our relationship with beauty, skin, and self worth with none other than Harpinder Kaur, seasoned cosmetologist and founder of Ekaya Clinic Jaipur. From filter pressure to childhood insecurities, from trending treatments like glutathione and PRP to it truly means to feel confident, this episode is a reminder that real glow ups begin within. नमस्कार हरपिंदर जी. नमस्कार जी. सो आज थोड़ा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो जाए. डेफिनेटली. है ना. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी दैट आजकल फ्लॉलेस स्किन की, फिल्टर स्किन की इच्छा हर कोई रख रहा है. यंगस्टर्स में स्पेशली ये एक ऑब्सेशन सा हो गया है. सो इसका क्या इम्पैक्ट है उनके मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग में, और क्या गहरा रीज़न आपने अपने इतने सालों के प्रैक्टिसेस में क्या फाइंड किया कि क्या है ये, क्यों है? मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें ज़रूर शेयर करूँगी आपसे, क्योंकि सोशल मीडिया और जो इंस्टाग्राम पे फ़िल्टर्स, या आप कह लीजिए कैमरा के आगे फ़िल्टर्स लगते हैं, ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आजकल हमारे यंगस्टर्स, इवन हर एक एज पे डाल रहा है. उनका मेंटल स्ट्रेस इससे इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जब वो मेरे पास आते हैं, दे ओनली वांट कि मैम सिर्फ फिल्टर स्किन होनी चाहिए, जैसे फिल्टर्स लगते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल स्किन. आपका अगर हार्मोन इम्बैलेंस होगा, आपको एक्ने भी आएगा, आपको पिगमेंटेशन भी आएगा, आपके पोर्स भी दिखेंगे, इवन मेकअप भी फ्लॉलेस नहीं होते, उनमें भी आपका टेक्सचर दिखता है. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डाल रही हैं यंगस्टर्स के ऊपर. वो अपनी सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ दैट कि एक्ने आ गया है, या मेरी स्किन उतनी बेटर नहीं दिखती जितनी सेलिब्रिटीज़ की दिखती है, या और किसी की दिखती है. दे डोंट फील कॉन्फिडेंट. और इन सब चीज़ का इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा आज हमारी जनरेशन पे आया है. और इस वजह से केमिकल्स बहुत ज़्यादा मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं जो यंगस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, और उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत देखने को हमें मिला है. और मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, यंग पेशेंट्स, जब मैं देखती हूँ उनके साइड इफ़ेक्ट्स उनकी स्किन्स के ऊपर, कि हमेशा के लिए डार्क हो गया है, हमेशा के लिए पैचेस आ गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है. कई पेशेंट्स तो इस लेवल तक भी आ जाते हैं कि मैम या तो उसको ठीक करो, अदरवाइज आई विल कमिट सुसाइड. ओ माय गॉड, टू दैट लेवल. हाँ, दैट्स लेवल. कोई जो आपके पास आ रहा है इस कंडीशन में, और जब आप उनको देखते हो, वाकई में इतना खराब होता है जितना वो देख अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं, या ऐसा नहीं होता है, मतलब मैनेजेबल है, लेकिन वो लोग इतना इफेक्ट हो गए उस चीज़ को लेकर? नहीं मैम, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है. बर्न हो चुकी होती है बहुत सारे पेशेंट्स की, परमानेंटली वो डार्क हो चुकी होती है स्किन, तो उसको रिवर्स करना इतना इजी नहीं होता. इट्स वेरी टफ. गॉट दैट पॉइंट. लेकिन आप जैसे बता रहे हो, तो ये अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के कारण हो रहा है, Yes. या राइट जगह पे नहीं पहुंचने के कारण हो रहा है, कि राइट डर्मैट के पास? दोनों. क्योंकि राइट वो डर्मेट के पास नहीं पहुंच रहे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होते, किसी केमिस्ट ने या फ्रेंड ने बता दिया, वो सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं उन स्टेरॉइड्स को. तो मोस्ट वो उनको- केसेस होते हैं. वो केसेस होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी चीज़ की.
कि कहाँ जाना है, कहाँ should we जाना visit an है expert? कि बस उनको लगता है कि ये बेटर रिजल्ट दे रही है, बट दैट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म। ऑल्सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिजल्ट प्रोडक्ट्स कॉज भी हाँ, करती है, obviously. तो वी नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस। तभी तो इतने क्लिनिक्स खुले हैं, वाई वी आर देयर, बिकॉज वी कैन लाइक उनको डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं ना कि कौन सी स्किन पे क्या कॉम्बिनेशंस चाहिए। देर आर अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस, देर आर लॉट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो जिनको कॉम्बिनेशंस के साथ दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। बट जैसे हरपिंदर जी, मैं एक चीज़ समझना चाह रही थी, आपके पास कोई आया, सो इफ दे कम टू यू एंड यू नो it, you cannot treat it. Yes. Maybe it's a case of a dermat. Yes. You're a cosmetologist. Yeah. What do? Do you let them know that नहीं, मैं तो इसमें तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा, you go to a dermat? बेसिकली अकाया पे डर्मेट भी एसोसिएट है, विजिट बेस पे वो लोग रहते हैं, हमारे साथ वर्क करते हैं। जब भी पेशेंट ऐसा आता है जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, तो सीनियर से वो कंसल्टेशन होता है कि इस पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या कॉम्बिनेशंस देने हैं। तो वो सारा हमारी टीम का एक वर्क है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जा सकता, टाइम लेता है ये चीज़ें। कई लोगों में 6 मंथ्स ले जाता है, ईयर ले जाता है, 2 years ले जाता है। लोगों के पास उतनी पेशेंस नहीं होती कि वो 2-2 साल उस चीज़ को फेस I got it because it takes time. But context और ये आप सेट करते हैं उनके साथ कि भाई इतना टाइम लग जाएगा कि आपको पेशेंस, या बिकॉज उसका मेन हिस्सा है एक्सपेक्टेशन सेट करना विद द पेशेंट कि भाई देखो, हो सकता है 3 महीने में हो जाए, हो सकता है 6 महीने में, हो सकता है साल भर लग जाए। Exactly. तो आपके पास पेशेंस है तो आप शुरू कीजिए। Exactly. अदरवाइज नहीं, मैं प्रॉपर कंसल्ट करती हूँ पेशेंट के साथ, उनको प्रॉपर गाइड करती हूँ कि क्या चैलेंजेस आएंगे इस ट्रीटमेंट में, कितना आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा, 40%, 50%, 80% या 100%, वो डिपेंड्स अपॉन पेशेंट कंडीशन। सम पेशेंट्स को आप विद इन ए मंथ 100% रिजल्ट्स दे सकते हो, सम पेशेंट्स में टाइम ले जाता है वो रिजल्ट शो करने और ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपने 1 महीना सोचा है बट वो इट्स टेकिंग लॉन्गर देन 1 month। समटाइम्स कई फीमेल्स में हार्मोन अगर इम्बैलेंस है, वो प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पा रहे किसी भी रीजन से, कोई बॉडी में डेफिशिएंसीज है, तो वो थोड़ा सा टाइम ले जाता है। बट पेशेंट समझते हैं, पेशेंट समझते हैं। आई हैड माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद अ डर्मैट एंड अ ट्राइकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, यस यस, very early on, I think about 10-12 years back, and I just realized क्या उससे पहले इतना रैंडम एडवाइस ले रही थी मैं। सैलून में गई, कैसे हो सकता है मेरा हेयर प्रॉब्लम ठीक, मैंने अगर उनको बोला मेरे बाल झड़ रहे हैं, वो बोलेंगे हाँ बाल झड़ रहे हैं। मैं बोलूँगी मेरे बाल ना बहुत अच्छे हो गए, तो वो बोलेंगे हाँ हाँ आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। They basically don't have knowledge, they're selling product. Yes, exactly. And they're saying अच्छा ये मत यूज़ करो, हिना मत यूज़ करो, but logical and साइंस बैक्ड होता नहीं है। बट मैंने अब जो 10 साल पहले और अब में जो नोटिस किया है, अब मोस्ट गुड सैलॉन्स दे आर एजुकेटेड, दे टेल देयर पीपल क्या नहीं आप ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। अभी रिसेंटली जयपुर के एक मैं सैलून में गई थी जिनके साथ काफी टाइम से जुड़ी हुई है, तो शी सेड अरे मैं कुछ भी एडवाइस दूंगी, दैट द ओनर वाज देयर, बुटीक सैलून चलाती, बहुत अच्छा सैलून, तो शी सेड मैं कुछ भी एडवाइस दूंगी गलत हो जाएगा, इट्स बेटर यू see a trichologist. Yes, so definitely. That's obviously because hair fall is not all about कि आपने keratin करा लिया या smoothing करा लिया कि उससे आपका hair fall रुक जाएगा. That's not practical. It's all about कि कोई body में deficiency है, आपकी body में hormone कुछ changes आ रहे हैं, या आप किसी medication पे हैं, वो सारे factors भी vary करते हैं इन सब चीज़ों पे. Correct. और एक्सपर्ट्स का काम करते ही है ना, वो भी ऑलवेज अपन अवॉइड करते हैं। मतलब एक तरह से कभी कभी मेरे को लगता है स्किन और बालों को ना अपन सौतेला ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक वी आर जस्ट हैंडिंग इट टू विम्स एंड फैंसीज। कि भाई अपन को मन में आया बेसन लगा लिया। आई रिमेम्बर जब मेरा चाइल्ड वाज बोर्न और हम लोग अपने घरों में खूब बेसन और हल्दी और क्या क्या लगा देते हैं बच्चे को, ये पिट्ठी बोलते हैं, पिट्ठी बालों को रिमूव करने के। सो आई रिमेम्बर यहाँ जयपुर में मेरी डिलीवरी हुई थी, तो माई गायनेकोलॉजिस्ट सेड
आप कुछ भी मत यूज करना, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, पीडियाट्रिशियन। Okay. शी सेड आप कुछ भी मत यूज करना इसके स्किन पे, हल्दी वल्दी ये वो बेसन वेसन। तो देन आई आस्क्ड, आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन, Yes, आई आस्क्ड, आई सेड ये क्या बता रहे हैं, यू नो सालों से सदियों से होता आ रहा है। बोला पहले की चीजें अलग होती अलग थी, थी, नेचुरल अभी होती थी, so true, so true. है ना, ऑर्गेनिक होती थी, Yeah. अच्छे सोर्सेज से आती थी। अब तो पेस्टिसाइड भरा हुआ, Yes. किसका क्या रिएक्शन क्या हो जाए। रिएक्शन हो जाए। यस यस, सो ट्रू। इवन हल्दी पहले कितना ज़्यादा उसको एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज़ किया जाता Correct, था, हाँ। अभी उसमें अडल्ट्रेशन इतना आ गया है, यू कांट से सम। कई मेरे एक पेशेंट आए, हल्दी उनको बर्न कर गई अरे वाह, क्योंकि अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, केमिकल उसमें बहुत है, कलर मिक्सिंग बहुत हो गया है, तो ऑब्वियसली वो उनको हार्म तो पहुंचाएगी पहुंचाएगी। तो ये चीज़ें बहुत हो रही हैं मार्केट में। इवन मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सप्लीमेंटेशंस को देख लो कि अगर वो D3 खा रहा है या वो B12 खा रहा है, दे स्टार्ट पॉपिंग each and every supplements they are taking without any blood test, without any information, सालों से खा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। फिर जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ये सब भी चीज़ें हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर। गैप है अभी ना, गैप है, बहुत बड़ा गैप है इंटरनेशनली। और मतलब अगर देखें तो बहुत वहाँ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ है। अपने यहाँ पीपल आर बिकमिंग अवेयर ओनली नाउ इन द लास्ट 5-7 years, आई थिंक, है ना। अभी भी मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि लोग अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए कुछ भी डाल देते हैं, तो वो फेमस होने के लिए कोई भी DIY हैक डाल दिया, तो वो लोगों को ऑब्वियसली सही करने के बजाय नुकसान भी देता है। ओवर द Yes. काउंटर, ओवर द Yes. थिंग, आप कुछ भी प्रोडक्ट लेमन खरीद कितना पॉपुलर हुआ था बीच पे, लोग फेस पे लेमन लगा रहे हैं, से एसिडिक, इट कैन गिव यू लाइक बहुत नुकसान भी दे सकता है स्किन पे। correct. तो सो जैसे अपन ने फ्लॉलेस स्किन, फिल्टर स्किन की बात की, इसमें एक क्वेश्चन जो रह गया कि इसमें गहरा रीज़न क्या होता है? मीडिया प्लेज अ रोल, क्या दिखा रही है, अरे स्किन तो ऐसी होनी चाहिए, आप इतने सुंदर दिखने चाहिए, बट डीप डाउन कहीं इमोशनल रीजंस होते हैं, इमोशनल बैगेजेस ऑफ। हाँ, आज कहीं हम लोग भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही बच्चा होता है हम वो चीज़ें देखते हैं कि ये गोरा है या ये काला है, या इसकी स्किन अच्छी है, इसकी स्किन अच्छी नहीं है, या जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इवन लड़कियों के केस में ये बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं उसको कि नहीं, इसकी गोरी होनी चाहिए, स्किन अच्छी होनी चाहिए, तभी वो सुंदर है। अगर वो सांवली है या उसकी स्किन अच्छी नहीं है तो वो सुंदर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा आज की डेट में आई थिंक शुरू से ही खैर चलता आ रहा है ये सब चीज़ें, बट अभी बहुत ज़्यादा लोगों में ये चीज़ें होने लगी हैं गर्ल्स के अंदर कि आई एम नॉट फेयर, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मेरी फ्लॉलेस स्किन नहीं है। तो उन सब चीज़ों के पीछे बहुत भाग रहे हैं लोग। तो एक जो पॉपुलर हो रखा है ट्रीटमेंट, ग्लूटाथियोन, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? सेलिब्रिटीज बहुत यूज कर रही हैं। एक बार मैं एक फंक्शनल डॉक्टर को दिखा रही थी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे लिए भी सजेस्ट किया था, बट मुझे तो ये इंजेक्टेबल्स और ये सब से डर लगता है, तो आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। ग्लूटाथाइन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। पर्सनली मैं अपने क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स को देती हूँ। बहुत अच्छा इफ़ेक्ट इसका आता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। बेसिकली हम अगर थोड़ा सा बैक जाएं तो ये कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत यूज़ होता था। एंड यस, और उनका लिवर डिटॉक्स करता था, जो सेल्स डैमेज हो जाते थे उनको रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता था। जब डॉक्टर्स ने अपने पेशेंट्स को दिया तो उन्होंने देखा कि उनके स्किन हेयर बहुत अच्छे होते हैं ग्लूटाथाइन देने के बाद। तो उसके बाद ये एस्थेटिक में आया, लाइक मार्केट में इसको लेके आए, तो फिर ये बहुत पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ कि इससे आपका स्किन बहुत फेयर होता है, आप ग्लोइंग आपका स्किन होता है, हेयर नेल सब पे ये काम करता है, और एक्चुअली ये करता भी है। तो स्किन का टोन को भी इम्प्रूव करता है? यस, टोन आप 2 to 3 शेडर लाइट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्लूटाथाइन IV। इसका जो इफेक्ट है वो हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट?
लॉन्ग टर्म रहता है। कोई भी चीज़ आप आर्टिफिशियली अपनी बॉडी को दे रहे हो, लाइक डोजेज आप इंक्रीज कर रहे हो, ग्लूटाथान आपकी बॉडी ही बना रही है, बट हमने आईवी के थ्रू या सप्लीमेंटेशन के थ्रू उन डोजेस को इंक्रीज किया है ताकि हमारी बॉडी मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करे, राइट, ठीक है, और हमारी बॉडी में कोलेजन इम्प्रूव हो और हमारी स्किन बेटर हो, हमारा टेक्सचर इम्प्रूव हो। तो उस सब में ग्लूटाथान बहुत अच्छा काम करता है। एंड इसका जो लास्टिंग है वो भी लॉन्ग रहता है अगर आप उसको मेंटेन करके चलते हो। कोई भी चीज़ आप कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वन टाइम ट्रीटमेंट है तो आपको दोबारा कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यू विल हैव टू मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग। उसकी डोजेस धीरे धीरे कम कर दी जाती हैं। जैसे अभी अगर वो पेशेंट वीकली ले रहा है, फिर 15 डेज में, वंस इन ए मंथ, 3 मंथ्स में एक बार ले रहा है, सप्लीमेंटेशन के थ्रू उसको मेंटेन कर सकता है उसके लेवल्स को जो बॉडी में हमने हाई किए हैं। करेक्ट। तो इन सब चीज़ों से मेंटेन किया जा सकता और साइड इफेक्ट्स वगैरह? है। ऐसा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत अच्छा है। एंड इवन लोगों के लीवर डिटॉक्स कर रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एजिंग को स्लो कर रहा है। और जो ये एक आजकल जो एक ऑब्सेशन हुआ है विद जस्ट एक पिंपल इरप्ट हो गया एंड इट्स लाइक अच्छा मेरी लाइफ तो खत्म हो गई, यू नो, इसको आप कैसे डील करते हो? अगर आते ही होंगे, आई एम श्योर। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, लाइक कई बार तो एकदम से कॉल आ जाएगा, मैम मैंने अभी थोड़े दिन पहले ट्रीटमेंट लिया है, अभी वापस एक्ने पॉपअप हो गया। जब हम लोग उनसे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, तो कहीं ना कहीं हाँ पता लगता है कि मैम पीरियड आने वाला है, या हमने वाटर इनटेक कम किया, या कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या हम घूमने गए थे बाहर, हमने बाहर खाया है। दैट कैन बी द रीज़न। लोग उस सच्चाई को अडॉप्ट मतलब एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर हमारे इसके पीछे ये रीज़न है, विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट करवाया तो एक्ने पॉपअप नहीं होगा, उसका रीज़न और कुछ भी हो सकता है, और उस चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। यस, उस चीज़ को ठीक है, मिड एज तो अंडरस्टैंड करता है कि दैट कैन बी द रीज़न, इट्स ओके, बट यंगस्टर्स पे बहुत इम्पेक्ट कर रहा है। अगर उनका कोई इवेंट आ गया, अगर एक्ने पॉपअप हो गया, तो दे डोंट वांट टू फेस पीपल, वो जाना ही नहीं चाहते। अगर गेट टुगेदर आ गया है, वो पेरेंट्स के साथ जाना ही नहीं चाहते बिकॉज ऑफ दैट एक्ने के कारण। तो ये बहुत, यू नो, आई वुड जस्ट लाइक टू डिफर अ लिटिल हियर। हरपिंदर जी, अभी मैं क्या नोटिस कर रही हूँ, हमारी फैमिली में भी यंगस्टर्स हैं, और कहीं ना कहीं ये वाला सेगमेंट है जो कि एक पिंपल के कारण परेशान भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये वाला सेगमेंट भी है जो बोलेगा यार जब मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, मैं तो कैमरा के सामने भी आ जाऊंगी, मैं अपना नेचुरल, जैसे मेरी एक भांजी है, शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो शी विल शो हर रॉ फेस, पिंपल्स वाला, अगर पिंपल्स एक्ने आया हुआ तो एक्ने दिखाएगी नहीं है, एंड देन शी शोज how she's makeup wala. She doesn't feel shy to in front of the camera कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे वो लगता है कि ये ऑथेंटिसिटी बिल्ड करता है, जेन्युइनिटी बिल्ड करता है, बिकॉज आप फ्लॉलेस स्किन और फिल्टर स्किन और परफेक्ट बॉडी, और वो आप कैसे आइडेंटिफाई, मतलब ऐसे लगता है ना, इट्स इम्प्रैक्टिकल, इट इज़ नॉट रियल। कोई ना कोई टाइम पे आप मोटे भी होंगे, कोई ना कोई टाइम पे आपका कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रहा होगा, कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन होगा, कहीं टी जोन वो होगा, कहीं ये आ जाएगा, डेफिनेशन होगा। पेशेंट को जब हम उनकी चीज़ों को सुनते हैं, देन वी रियलाइज कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ, व्हाट दे वांट, कि उनको एक पिंपल बॉदर कर रहा है या और कुछ बॉदर कर रहा है। तो वो चीज़ें जब उनसे हम लोग कंसल्ट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनकी बातचीत को सुनते हैं, तब हम उसी वे में उनको समझाते हैं कि पिंपल अगर आया है या कोई भी स्किन पे प्रॉब्लम आई है, उनको कॉन्फिडेंस से उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एंड हाउ अबाउट द PRP ट्रीटमेंट?
Yeah. जो पीआरपी ट्रीटमेंट्स होते हैं फॉर हेयर एंड फॉर स्किन, सो हेयर तो मुझे काफ़ी टाइम से पता है, एंड वही मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई पीआरपी के लिए जाने के लिए। थोड़ा मेरे भी आई हैव थायराइड इश्यूज, सो थोड़ा यू नो थिनिंग है, थिनिंग ऑन माई क्राउन एरिया एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर, बट पीआरपी की हिम्मत नहीं हुई। बहुत बार मैं मिली हूँ यू नो डॉक्टर्स से एंड ट्राइकोलॉजिस्ट से, देव सजेस्टेड, बट आई से नहीं ठीक है चलेगा, डजंट मैटर। एंड ऑल्सो पता नहीं, आई एम अ पर्सन, आई फील वेरी स्केर्ड ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो मुझे लगता है चल जाएगा, मैं थोड़ी कम वो हो जाएगा, कम अच्छी दिख जाऊंगी, डजंट मैटर, बट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो एक तो पीआरपी हेयर एंड पीआरपी स्किन, थोड़ा इसको समझाइए ना। बेसिकली एक तो मैं आपका मिथ ये दूर करना चाहूँगी कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 1% भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कभी नहीं, आज तक नहीं हुआ। नेवर एवर। मैंने इतने पेशेंट्स पे किया है, आप मेरे अगर इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे, डेली बेस पे हमारी पीआरपीज होती हैं हेयर और स्किन के ऊपर, एंड इट्स वेरी सेफ, क्योंकि इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा। वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव। ये आपका ही प्लाज्मा है, गॉट इट, हाँ। जो ब्लड से बेसिकली विद द हेल्प ऑफ मशीन्स जो सेपरेट किया जाता है, वो स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ किया जा रहा है। तो एक पीआरपी के रिजल्ट्स में क्या फ़र्क हो सकता है एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक में? अच्छा, ट्यूब्स का क्वालिटी कैसा है, किस ब्रांड की, या कौन सी आप जीएफसी कर रहे हो या नॉर्मल ट्यूब से पीआरपी कर रहे हो, उन सब चीज़ का भी रिजल्ट्स वेरी करते हैं। या सेंट्रीफ्यूज आपका कैसा है, जो प्लाज्मा बना रही है मशीन, वो किस क्वालिटी का बना रही है, उन सब पे रिजल्ट वेरी करता है। फिर अगेन पेशेंट अगर किसी भी मेडिकेशन पे है या उसको कोई हेल्थ डिजीज़ है, उसका प्लाज्मा उतना बेटर नहीं मिल रहा या बन रहा, तो उन सब पे भी रिजल्ट्स वेरी कर जाते हैं ऑब्वियसली। ये सब और ये पता चल जाता है जब आप प्लाज्मा ऑब्वियसली प्लाज्मा हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं कि ये प्लाज्मा आपका उतना अच्छा नहीं बना, देयर इज समथिंग इन योर बॉडी, कोई डेफिशिएंसी है कि आपको ये थोड़ा सा अपने ब्लड टेस्ट करवा लेने चाहिए, या ये मुझे ये लगता है कि ये डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आप एक बार उसको टेस्ट करवा लीजिए। तो हम लोग उस चीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट के अंदर, तो दैट कैन बी ट्रीटेड। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ट्रीट नहीं किया। एंड पीआरपी हाउ पेनफुल इज इट? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शायद एक एक्चुअली क्या है, इंजेक्शंस को देख के पेशेंट डरता है कि इतने सारे इंजेक्शंस मुझे सिर में लगेंगे या स्किन पे लगेंगे। दैट इज नॉट पेनफुल टू मच। अच्छा, पिंच होता है। थोड़ा एक बार समझाइए पीआरपी हेयर पे करता क्या है और स्किन पे करता क्या है? पहले तो समझते हैं कि पीआरपी है क्या। बेसिकली प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा है जो हमारे ब्लड में से ही बनता है। हेयर के लिए वो क्या काम कर रहा है, हमारे फॉलिक्यूल्स जो रूट्स हैं हमारे, वो वीक हो जाते हैं, कोई भी रीज़न से वो वीक हो सकते हैं। आपका केयर अच्छा नहीं है, आपको थायराइड है या पीसीओएस का प्रॉब्लम है, डायबिटिक को, हेयर कलर्स ऑब्वियसली जो हम लोग कलर्स यूज़ करते हैं, या कैराटिन या बोटॉक्स या वो जितने भी ट्रीटमेंट कराते हैं हेयर में, ऑब्वियसली वो थिनिंग करते हैं। तो पीआरपी क्या कर रहा है, आपके रूट्स को स्ट्रेंथन अप कर रहा है, सो दैट वीक ना हो, वो प्रॉपर ग्रो कर पाए नए हेयर्स को, और जो वीक हो गए हैं उनको स्ट्रेंथ मिले और वो बहुत इजीली फॉल ना करें। और नया ग्रोथ भी देता है। डेफिनेटली नया ग्रोथ भी देता है, बट इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स होता है पेशेंट्स के अंदर। अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो उसको भी हमें उसको कंप्लीट करना पड़ता है। प्लस इसमें सप्लीमेंटेशन भी पेशेंट को दिया जाता है। टॉपिकल लगाने के लिए भी सिरम्स होते हैं, हेयर फॉल के लिए शैम्पू वगैरह देना, तो इस एक कॉम्बिनेशन है ट्रीटमेंट। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। एक बार मैं दिल्ली एक कैफ़े में बैठी थी, तो आई मेट दिस लेडी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत ही फेमस ट्राइकोलॉजिस्ट के यहाँ वो काम कर रही थी। तो ऐसे मैं तो ऐसी बात करने लग गई, मैं बोली, आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू एंड आई आस्क्ड, अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए, जैसे थिनिंग हो रहा है तो करवा लेना चाहिए, हमारी फैमिली में कुछ लोगों ने करवाया है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हेयर ट्रांसप्लांट पे एकदम से नहीं जाते, पहले पीआरपी लेते हैं। अगर पीआरपी में रिजल्ट नहीं आता है और इतना बैड हो जाता है तब हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे लिए एक वो रहा कि भाई अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा रहे हैं तो उसके बाद भी आपको पीआरपी करवाना ही पड़ेगा। अच्छा,
बिकॉज वो रूट्स को स्ट्रेंथ तो चाहिए ना, चाहिए, हाँ हाँ। तो वो आपका ही प्लाज्मा है जो आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है बजाय आप किसी केमिकल को यूज़ करने के। एंड स्किन पे कैसे वर्क स्किन पे सेम, आपकी स्किन पे कोलेजन बूस्टअप कर रहा है, आपकी एजिंग स्लो कर रहा है, आपके पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स पे बहुत अच्छा काम करता है। पेशेंट्स जिनको लार्ज ओपन पोर्स हो जाते हैं उनमें पीआरपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बहुत अच्छा काम करता है। बाकी कॉम्बिनेशंस होते हैं अदर भी ट्रीटमेंट्स पे, CO2 लेज़र हो गया, MNRF हो गया, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं पोस्ट केयर के साथ उनको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, लेकिन पीआरपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो उनको बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। एक और लास्ट क्यूरियोसिटी है परमानेंट लिप टिंटिंग के बारे में, एकदम शॉर्ट अपन वो कवर करेंगे, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए ना, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ एंड व्हाई डू पीपल गो फॉर इट। ओके, परमानेंट लिप टिंट को परमानेंट लिप कलर भी बोला जाता है। बेसिकली इट्स अ ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स के लिए जिनके लिप्स डार्क हो जाते हैं, कई पेशेंट्स के स्मोकिंग की वजह से या फिर गलत कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ करने से, लिपस्टिक्स यूज़ करने से डार्क हो जाते हैं, या कोई भी ऐसा केमिकल यूज़ करने से या एंटीबायोटिक खाने से Medication पेशेंट्स से भी के होता है। मेडिकेशन से भी हो जाता है तो- लिप डार्क। तो तो ये काफ़ी पॉपुलर है, हाँ, काफ़ी पॉपुलर है और लोगों मेल में। एंड फीमेल दोनों मेल एंड फीमेल दोनों में ही करते हैं हम लोग ये ट्रीटमेंट। इसकी नंबर ऑफ सिटिंग्स पेशेंट को लेनी होती है। व्हाट कैन गो रॉन्ग हरपिंदर। नथिंग, इसमें ऐसा कुछ भी रॉन्ग नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम लोग इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं कर रहे। कई पेशेंट्स होते हैं दे वांट की आउटलाइन थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिएट करो, दैट कैन बी गो रॉन्ग। बट अगर आप नेचुरल शेप में सिर्फ उसको एज अ वो देख रहे हो कि इसको लाइट करना है, इसमें एक नेचुरल शेड लेके आना है, फिर वो कभी भी रॉन्ग नहीं जाता। एंड नोटिसेबल होता है क्या वो Definitely. नहीं, आई मीन टू से ऐसे कुछ आर्टिफिशियल प्रोसीजर करवाए वो नोटिसेबल होता नहीं, है। नेवर उसमें कोई भी आर्टिफिशियल नोटिस नहीं होता, क्योंकि जब भी कलर भी फिल किया जाता है वो स्टार्टिंग में आपको एकदम से लगेगा कि इट्स काइंड ऑफ लिपस्टिक लगाया हुआ है, बट जब उसका एक्चुअल रिजल्ट आता है वो नेचुरल लिप कलर ही होता है। जो हमारे शेड्स होते हैं जैसे नेचुरल पिंक है या कहीं के रोज रेड कलर के एंड लिप्स होते हैं। सेलिब्रिटी मेल करवाते हैं। डेफिनेटली करवाते हैं। एंड हाउ अबाउट इकाया क्लिनिक, आपका नाम, व्हाट डज इट मीन, हाउ डिड इट कम टू यू एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट इट। इसके पीछे एक जर्नी है। आज से 7 साल पहले मैं खुद बहुत बीमार हुई थी, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखाया होगा, जयपुर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा होगा। मुझे स्टमक एक बहुत ज़्यादा रहता था, बट मतलब मेरे को 1-2 साल मैंने इतनी मेडिसिन्स खाई, इतने ट्रीटमेंट्स करवाए, इतने टेस्ट हो चुके थे, मुझे उस पर कोई रिलीफ नहीं मिला। तो वो मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग था। उस टाइम मुझे भी ये थॉट्स आते थे कि या तो मैं सुसाइड कर लूँ या मैं कहीं चली जाऊँ या इतने कुछ खा लूँ। परेशान हो गए मतलब थे, बहुत परेशान थी। मेरी स्किन, हेयर, हेल्थ सब कुछ जा चुका था, जो एक फीमेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वहाँ से सबसे पहले मैंने अपने आप को ट्रीट किया। मैंने जब मैं सब कुछ थक गई थी, हार गई थी, 2 साल ट्रीटमेंट करवा के, इतने मेडिसिन खा के सब कुछ थक चुकी थी, तब मैंने रास्ता अपनाया कि हेल्दी डाइट की तरफ, हेल्दी न्यूट्रिशंस को अडॉप्ट किया। कैन यू बिलीव विद इन ए मंथ मेरी बॉडी में इतने चेंजेस आए, मेरी सारी मेडिसिन्स छूटी, मेरी बॉडी धीरे धीरे वेट शेड करने लगी, मुझे उससे ही इतना रिलीफ मिला। फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अकाया कभी खोलूँगी या इसको इस तरह से लेकर आऊँगी अपनी लाइफ में। एट द एज ऑफ 40 तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तब भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप 40 में पढ़ रहे हो, अब तुम्हें क्या ज़रूरत है, सब कुछ है तुम्हारे पास। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे अपने लिए पढ़ना है। तब मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। वहाँ पे जब मैं न्यूट्रिशन का डिप्लोमा स्टार्ट किया तब मैंने उसके बारे में जब डीप स्टडी किया, मैं अपने ऊपर सारी चीज़ें करती थी वो, तो उससे मुझे बहुत सारे चेंजेस दिखे अपनी बॉडी के अंदर। अपनी फैमिली के ऊपर वो करना स्टार्ट किया तो उनमें चेंजेस दिखे। देन आई थॉट धीरे धीरे कि मुझे इसमें काम करना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने मेरे साथ एक जिम ट्रेनर थे, हमने छोटा सा जिम खोला और उसमें काम करते थे।
आफ्टर दैट मुझे मेरी स्किन जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई तो मैंने स्किन के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, क्योंकि आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे सिर्फ किटीज़ में जाना है या इन्जॉय करना है। मुझे था कि मुझे कुछ क्रिएटिव, मुझे उसके बारे में डीप स्टडी करना है कि क्या है, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्या प्रॉब्लम्स है इसके पीछे। जब मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया तो वो पढ़ते 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 तब मुझे लगा कि मुझे अपना एक सेंटर खोलना चाहिए जहाँ पे मैं लोगों को बेटर ट्रीटमेंट दे पाऊँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ, सुन पाऊँ कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्योंकि जब मैं बीमार हुई मेरी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं था। जहाँ मैं जाती थी वहाँ पे टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स दिए जाते थे, दैट्स इट। दे वॉन्ट लिसन कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें या तुम क्या फेस कर रहे हो उन सब चीज़ों को। तब वो जर्नी स्टार्ट हुई और तब मैंने अकाया को धीरे धीरे सेटअप उसका स्टार्ट किया। बाय द गॉड ऑफ ग्रेस वो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए। वो मैं बहुत ब्लेस्ड अपने आप को फील करती हूँ कि मैं उनको ट्रीट कर पा रही हूँ, उनको बेटर रिजल्ट्स दे पा रही हूँ, और वो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स भी दे के जाते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं। हाँ, बिकॉज एक तरह से वही बात है, स्किन, हेयर, थोड़ा एक जो बेसिक वो होता है लुक एक वुमेन के लिए, इवन फॉर मेन इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट थोड़ा आइडेंटिटी जुड़ा हुआ होता है। तो और वहाँ जब अपन कुछ करना चाह रहे हैं, एक तो होता है कि यू आर नॉट कॉन्शियस, इट्स ओके, बट व्हेन यू वांट टू वर्क ऑन इट एंड यू डोंट हैव ऑप्शंस, और एक जो अब मेडिकल इंडस्ट्री ने, मेडिकल साइंस ने थ्रू कॉस्मेटोलॉजी लॉजिस्ट, थ्रू डर्मैट्स इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो लोगों की जीवन शैली बदलने का तो श्रेय तो जाता ही है ना उसमें। सो इकाया का नाम कैसे पड़ा? व्हाट डज इट मीन? Akaya is the combination of Akar and Kaya. ओके, ब्यूटीफुल। Beauty and your body, right? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने बनाया था अकाया। तो इन दोनों पे ही हम डीपली वर्क कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स को हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में बेटर रिजल्ट्स दे पाएँ, वो बेटर फील कर पाएँ, कॉन्फिडेंट अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस वो जो ला पाएँ जो उनका कहीं खो गया है कि मैं सुंदर नहीं दिखता या सुंदर नहीं दिखती या मेरी बॉडी ऐसी है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनमें हम लोग ला पाएँ। जैसे आप अब कॉलन हाइड्रोथेरेपी की बात करूँ, वो भी मेरे क्लिनिक पर है। अभी तक शायद जयपुर में शायद एक सेटअप और हुआ होगा, अभी तक सेटअप्स ही नहीं है। वो उन थेरेपीज के थ्रू, कैन यू इमेजिन, हमने एक्ने का पेशेंट तक क्योर किया है। कोलोन हाइड्रोथेरेपी, कॉलन हाइड्रोथेरेपी से सिरोसिस का पेशेंट तक क्योर किया है हमने उनसे। सारी प्रॉब्लम्स हैं कहाँ से? आपके गट से। 80% गट से प्रॉब्लम स्टार्ट है। अगर आपका गट क्लीन है तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो गई। आपके वेट लॉस में ले लो, स्किन में ले लो, हेयर में ले लो, आप कई स्ट्रेस में होते हैं, हेडेक की प्रॉब्लम्स, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स, सब हमने कॉलन से क्योर की है। एक चीज़ और अर्पिंदर, मेरे को आपसे बात करनी थी अबाउट मेनोपॉज, बिकॉज जब 2-3 बार मेरे आपसे इंट्रैक्शन हुई, आई थिंक यू आर रियली पैशनेट अबाउट this subject, and you're also working with a lot of females this age category, and you yourself are in that age group and experiencing it. तो आप कैसे हेल्प करते हो पीपल हु आर गोइंग थ्रू मेनोपॉज, एंड किस तरह के केसेस आते हैं? 1-2 केस स्टडीज के बारे में आप बात बताइए जिसमें आपने मेजर इम्पैक्ट कॉज किया, उनको कोई प्रॉब्लम के साथ आपके पास आई। और जो मेनोपॉज का फेस है, आई एम ऑल्सो फेसिंग, राइट। ये आजकल तो कोई भी ऐसा एज क्राइटेरिया नहीं है। पहले होता था 50s में होता था, अभी तो 35 की एज में स्टार्ट हो रहा है, 40 की एज में स्टार्ट हो रहा है फीमेल्स को ये प्रॉब्लम। एंड इसमें जो फीमेल है उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, बिकॉज उसको एकदम सडन अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्किन सैगी हो गया या रिंकल्स बहुत फास्ट आ गए, ये वो फेस नहीं कर पाती सडन चेंजेस अपनी बॉडी में। वेट पुट ऑन हो गया, बॉडी का शेप चेंज हो गया, तो एकदम सडन जब चेंजेस आते हैं तो वो बहुत इस चीज़ को ईज़िली एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो वो कई पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि मैम मुझे सिर्फ
इस तरह से लगता है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड फील करती हूँ कि मुझे हर वक्त सुसाइड का ही ख्याल आता है कि मैं सिर्फ सुसाइड कर लूँ। मतलब ऐसे केसेस भी हमारे क्लिनिक पे आते हैं जब मैं उनको फेस करती हूँ। फैक्टर बीइंग खाली मेनोपॉज चल रहा है, बाकी चीजें ठीक ठाक है लगभग। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से उनको क्योंकि वो मतलब फैमिली उस चीज़ को नहीं समझ पा रही कि फीमेल क्या फेस कर रही है। उसके एंगर्स लेवल हाई हो रहे हैं, अगर वो गुस्सा कर रही है किसी भी रीज़न से, या वो दुखी हो रही है, ये रोने लग रही है, तो फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। उनको लग रहा है शायद ये ऐसे ही कर रही है, बट वो फेस कर रही है उस चीज़ को। उसके हॉर्मोन्स उससे वो करवा रहे हैं, वो खुद भी नहीं जानती कि वो क्या फील कर रही है, कैसे फेस कर रही है उन सब चीज़ों को। तो इसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ, क्योंकि मेल को भी समझना पड़ेगा, पार्टनर को भी समझना पड़ेगा कि फीमेल इस फेज से गुजर रही है, तो उसको क्या स्ट्रेस लेवल्स हैं, वो क्या फील कर रही है, इग्नोर्ड फील कर रही है, बिकॉज वो अभी उतनी सुंदर नहीं दिख रही जो पहले थी, क्योंकि बॉडी सडन चेंज हुई है। तो उसको वो इनसिक्योरिटी वो फील होने लग जाती है कहीं ना कहीं फीमेल को। and then फिर hormones play a role also Yes, big time, yes, हाँ। yeah. How do you help these females who come to you? तो पहले उनकी बात को हम लोग अच्छे से सुनते हैं, व्हाट दे आर फेसिंग, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी लाइफ में। फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, या वो सिर्फ ये चाह रही है कि मेरी स्किन अभी इस तरह से हो गई है, उसको ट्रीट किया जाए। मतलब उनके लिए अभी क्या बॉदर कर इज इट ओनली थ्रू काउंसलिंग हो जाएंगे, इज इट कि मैं स्किन को ट्रीट करने से हो जाएगा? बहुत है ना, बोथ आप पैरेलली वर्क करते हो। वो सबसे पहले उसका कंसर्न सुनते हैं हम लोग कि वो क्या चाहता है पेशेंट, उसकी क्या सोच है, वो स्किन को रिपेयर करना चाहता है, या वो इस लेवल पे है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है कि मुझे स्किन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सम पेशेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको थॉट्स आ रहे हैं कि मैं सिर्फ सुसाइड कर लूँ, या वो अपने आप को कमरे में बंद रख रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं या स्किन में चेंजेस आ रहे हैं। तो उनको हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं। जब हम लोग उनको छोटे छोटे ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, देते हैं पेशेंट्स को, स्किन के ऊपर फेशियल्स हो गए, PRPs हो गए, ग्लूटाथाइन हो गए, इस तरह के जब ट्रीटमेंट्स देते हैं तो उनको एक बेटर रिजल्ट मिलता है, तो दे फील कॉन्फिडेंट कि ऑब्वियसली आई स्टैंड समवेयर। आज ऐसा कुछ भी नहीं कि हम ट्रीट नहीं कर सकते या उनको बेटर रिजल्ट्स नहीं दे सकते, डेफिनेटली वी कैन, बट द थिंग इज दैट कि समझना ज़रूरी है कि व्हाट दे वांट। एग्जैक्टली, ठीक है। आई थिंक दैट आंसर्स इट वेल। शैल वी मूव टू द लास्ट पार्ट? दैट्स द गोल्डन नगेट्स राउंड। एक स्किन केयर मिथ जो आपको तोड़ना है। बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि सिर्फ DIY काम करते हैं, क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते हैं। आपकी फेवरेट स्किन केयर? रेटिनॉल। एक क्लाइंट स्टोरी जो आपके दिल के बहुत करीब है। मेरी क्लाइंट है जो मेरे पास आई थी, तब वो स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पाती थी। हमारा जो क्लिनिक है वो स्टेयर्स हैं उसमें। जब उसने मुझसे ट्रीटमेंट लिया, विद इन ए वीक वो खुद से स्टेयर चढ़ के गई और उसने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। वो मेरे लिए बहुत टचिंग था। आपका गो टू ग्लो अप फिक्स व्हेन यू आर लो? या राइस आइस क्यूब्स। राइस आइस क्यूब्स? या राइस को मैं बीट करके उसकी आइस क्यूब्स बना के रखती हूँ, तो सडन वो कर लेती हूँ कहीं भी आना जाना या कुछ भी, तो दैट गिव मी अ वेरी गुड ग्लो। ट्रू ब्यूटी किस चीज़ में दिखती है? When you feel internally confident about yourself. आज की टाइम का एक ऐसा ट्रेंड जिससे आप पर्सनली अवॉइड करते हो? पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे डालना। आपका कोई मैसेज टू द ऑडियंस? यस, मैं यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहूँगी कि वेलनेस इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ ट्रेंड। सो हमेशा जब भी आप किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करो, किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, तो उस चीज़ को मीनिंगफुल एंड माइंडफुल आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और अडॉप्ट करें। So with that we come to the end of our podcast. We really understand that life has to have meaning, depth, Yes. है ना? And as you rightfully said, and it is a fact that that things need to be understood Yes. and then followed and then Yes. implemented. Yes, So yes. thank you so much. Thank you so Harpinder. much, Thank you. Juhi. Thank you. अगर ये कॉन्वर्सेशन ने आपको टच किया हो या आपको लगा हो कि किसी और को ये सुनना चाहिए, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें।
और अगर आप ऐसे ही ऑनेस्ट और दिल से कॉन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं तो गोल्डन नगेट्स विद जूही को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी रियल स्टोरीज़ एंड रियल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, नॉलेज सेशंस एक्सपर्ट्स के साथ ला सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, नमस्कार।